डिलीजेंट स्टडी इसी में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 4 थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। ये 12th स्टैंडर्ड की जो फर्स्ट पार्ट जो हमारी बुक है, थीम 1 है हमारा, उसका लास्ट चैप्टर है और इसके बाद हमारी पार्ट 2 शुरू होगी। तो इसमें अभी हमने इसी कंसर्न पीरियड में देखा था कि डायनेस्टीज क्या थी, टाउन्स, इकोनॉमी, सोसाइटी किस तरह की डेवलप हुई थी इस पीरियड में। अब हम पढ़ेंगे कि इसमें किस तरह के कल्चरल डेवलपमेंट्स हुई थी। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में दो रिलीजन थे मेन, जो जिनका बर्थ हुआ था, बुद्धिज्म और जैनिज्म। ठीक है, और जैनिज्म से भी ज्यादा पॉपुलर जो था वो था बुद्धिज्म। और इस चैप्टर में आप देखोगे कि बुद्धिज्म की तरफ हमारा जरा ज्यादा झुकाव रहेगा, उसकी ज्यादा डिस्कशन रहेगी। ठीक है, अब चैप्टर हमारा शुरू होता है अग्रिम्स ऑफ सांची। सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे जो सांची जिस चीज के लिए जाना जाता है वो है सांची स्तूप। सांची स्तूप अगर आप देखें तो इनिशियली तो वैसे तो बनाया गया था राजा अशोक के द्वारा, और मौर्यन रूल के बाद जब शुंग रूल स्टार्ट हुआ था तो उनके जो पहले राजा थे, जो फाउंडर थे उसके, पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने सांची स्तूप को तहस नहस कर दिया था। लेकिन उनके जो सक्सेसर्स थे, उनके बाद जो रूलर्स आए थे, उन्होंने इसे दोबारा बनाया और ओरिजिनली ये जितने एरिया में था उससे ज्यादा बड़े एरिया में इसको बनाया, उसके ज्यादा बड़ा बनाया और मतलब और बेहतर बनाने की कोशिश की इसे। ठीक है, आज अगर आप देखें तो सांची स्तूप जो है, इसके जो मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए मॉन्यूमेंट है। आज अगर आप देखें तो इवन 200 रुपए का जो नोट 2017 में जो हमारा लॉन्च हुआ है, उसमें अगर आप देखें तो सांची स्तूप आपको पीछे की तरफ दिखेगा। ठीक है, हमारे पार्लियामेंट हाउस में इसके ग्लिम्सेस आपको दिखेंगे। और सिर्फ यही नहीं, राष्ट्रपति भवन में इसका जो डिजाइन है वो हमें मिलेगा। और इसकी इंस्पिरेशन इनफैक्ट ली गई है कोलकाता का जो बिरला प्लानिटेरियम है ना, वहां पे भी जो डोम है वो इसी के आर्किटेक्चरल स्टाइल से प्रभावित है। ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन का जो डिजाइन है वो, उसकी इंस्पिरेशन भी इसी से ली गई है। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप देखें, अगर हमारा चैप्टर शुरू होता है 19th सेंचुरी यूरोपियंस जो कि इंटरेस्टेड थे सांची स्तूप में। इसका जो मतलब ये जो मॉन्यूमेंट था ना उस टाइम पीरियड पे अचानक, जैसे अब हम लोग थे रूल 19th सेंचुरी के जब बात कर रहे हैं, जो ये चैप्टर हमारा शुरू होता है, तो हम ये देखते हैं कि भाई उस टाइम पे तो हम अंग्रेजों के अंडर थे, हम तो गुलाम थे। तो 19th सेंचुरी में यूरोपियंस की नजर में ये आता है, सांची स्तूप आता है। इसकी कुछ देखो, कुछ तो हिस्से जो हैं वो गए हैं इंडिया के बाहर, लंदन में गए हैं, मतलब ले गए हैं, उस वक्त आप मना भी नहीं कर सकते थे, एक्सपोर्ट भी हुए हैं। लेकिन जैसे अब यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है कि फ्रेंच जैसे ले जाना चाहते थे ईस्टर्न गेटवे को, जब जो कि सबसे ज्यादा अच्छी हालत में था, वो बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हुए थे कि इसका कितना अच्छा स्टाइल है। तो उन्होंने उस टाइम पे जो बेगम थी भोपाल की, उनसे इजाजत मांगी कि क्या हम इसे ले जाएं, पर किसी वजह से ये रह गया और इसकी एक बढ़िया सी कॉपी बनाकर फ्रांस में भेजी गई। ठीक है, रूलर्स ऑफ भोपाल। अच्छा, अब देखिए, अब जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं रूलर्स ऑफ भोपाल, यहाँ पे फीमेल रूलर्स पढ़ रहे हैं, मतलब इनको बेगम कहेंगे, नवाब नहीं, बेगम थी, यहाँ पे बेगम का रूल था। अब ये नहीं है कि हमेशा से बेगम का ही रूल था। शाहजहां बेगम, जिनकी फोटो आप देखेंगे 4.2 फिगर अगर आप देखें तो शाहजहां बेगम, फिर उनके बाद उनकी जो सक्सेसर है बेटी सुल्तान जहान बेगम। सुल्तान जहान बेगम के बाद उनके बेटे ने नवाबी यहाँ की भोपाल में मतलब नवाबी ली थी, और उसके बाद से दोबारा वापस मेल्स ही यहाँ पे रूल करने लगे। इससे पहले जैसे शाहजहां बेगम की मदर, उससे पहले उनकी नानी, कुछ हालात ऐसे थे कि उनके हस्बैंड रूल नहीं कर पाए तो उनकी जगह उनकी बेगम आ गई सामने। ठीक है, और उसके बाद माँ के बाद उसकी बेटी, बेटी के बाद, ताकि ये एक पर्टिकुलर खानदान में ही इसकी नवाबी रहे, ये सत्ता एक पर्टिकुलर खानदान में ही रहे, यहाँ से बाहर न जाए। तो शाहजहां बेगम जो थी वो तीसरे नंबर पे बेगम थी, जिनके हाथ में भोपाल की ये नवाबी मतलब बेगम नवाबी आई, आप कह लीजिए इनके हाथ में ये सत्ता आई। ठीक है, तो उस टाइम पे जो रूलर थी शाहजहां बेगम थी, और उनसे इजाजत मांगी गई, तो किसी तरह से ये टल गई और उन्होंने एक्सपोर्ट करने की कोशिश की पर नहीं हो पाया, बल्कि इसकी कॉपी बना के भेज दी गई। अच्छा, अब जॉन मार्शल जो थे, आप जानते हैं हमने चैप्टर 1 में जैसे पढ़ा था, जॉन मार्शल अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद एक जो बहुत ही इफेक्टिव, जो एक ट्रेंड आर्कियोलॉजिस्ट आए थे हमारे पास, वो थे जॉन मार्शल, जिन्होंने काफी काम किया था हड़प्पन साइट्स के ऊपर, जिनकी वजह से हमें पता चला था कि दुनिया को पता चला था कि हाँ, हिंदुस्तान में
इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम की भी कोई चीज थी, इंडिया में भी सिविलाइजेशन थी। इंडिया की हिस्ट्री को काफी पीछे से उन्होंने शुरू कर दिया था कि देखो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री वहां से शुरू हो रही है, बुद्धिज्म से नहीं। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो। अब जॉन मार्शल ने क्या किया था, इन्होंने यहाँ भी काम किया, इन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स जो है सांची के वो सुल्तान जहां को एक तरीके से डेडिकेट किए। क्यों? क्योंकि सुल्तान जहां ने इनको काफी फंड यहाँ पे किया था, काफी प्रोवाइड किया था, मनी प्रोवाइड किया था इस एंशियंट साइट की प्रिजर्वेशन में। फिर जहां जिस गेस्ट हाउस में जॉन मार्शल रहते थे और जहां म्यूजियम था उसको भी काफी फंड वगैरह इन्होंने दिया था, और जहां बैठ के इन्होंने अपने वॉल्यूम्स लिखे थे जिस गेस्ट हाउस में, वहां भी काफी इन्होंने फंडिंग की थी, काफी इनको एक तरीके से सपोर्ट किया, मतलब पब्लिकेशन भी की उन वॉल्यूम्स की काफी ज्यादा, जैसे एक तरह से एनकरेजमेंट मिली है इसकी चीज के लिए। तो इसीलिए जॉन मार्शल इनको अपने मतलब इतनी इनकी हेल्प मिली कि जॉन मार्शल अपने इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स को सुल्तान जहां जो है बेगम, शाहजहां बेगम जिनकी आप फोटो यहाँ पे देख रहे हैं, उनकी बेटी जो है सुल्तान जहां बेगम, जिनके बाद उनके अल्टीमेटली बेटे ने भोपाल का रूल संभाला था, उनको ये डेडिकेट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब डिस्कवरी जो है सांची की, वो तो देखिए हमारी अंडरस्टैंडिंग जो अर्ली बुद्धिज्म की है वो उसी से आती है, लेकिन एक खास बात है, ये मत समझिएगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है, इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है, इसको आज भी मतलब मॉडर्न, अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी इसको काफी इसने अपने तरफ ध्यान खींचा है लोगों का। तो यहाँ ये मतलब यहाँ पे भगवान बुद्ध ने काफी काफी अपनी एक्टिविटीज की होंगी, नहीं, भगवान बुद्ध इस तरफ कभी भी नहीं आए, कभी भी नहीं आए। ठीक है, वो यहाँ कभी नहीं आए, पर अशोक जो राजा थे उन्होंने इसका निर्माण किया, और इसके अंदर कहते हैं भगवान बुद्ध के अवशेष जो थे, उनसे उनकी जो इम्पोर्टेंट चीजें थी, या उनसे उनकी जो अपनी चीजें थी जो इम्पोर्टेंट उनके साथ, मतलब जो उनकी चीजें थी, या उनके कुछ भी इम्पोर्टेंट जो वो इस्तेमाल में लाते थे चीजें, वो बड़ी पवित्र हो जाती है, तो उनको रखा गया है। ठीक है, सारी की सारी नहीं, कुछ यहाँ कुछ बाकी स्तूपों में। तो इस तरीके से उसके ऊपर ये डोम बनाया हुआ है, ये हेमिस्फेरिकल टाइप स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये स्तूप बनाया हुआ है। ठीक है, लेकिन भगवान बुद्ध खुद कभी भी सांची नहीं गए। अच्छा, अब इसके बैकग्राउंड पे अगर हम आते हैं, जो पीरियड हम पढ़ रहे हैं इस वक्त, हम ये पीरियड ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में ही कुछ हुआ है, डेवलपमेंट्स हुई है, नहीं, इंडिया की बात नहीं है, इंडिया के अलावा भी, मतलब इस पीरियड में नहीं, इससे थोड़ा अगर आप ब्रॉड उसमें ले लीजिए, फर्स्ट मिलेनियम बीसी को अगर आप कर ले, थोड़ा वाइड कर लीजिए इस पीरियड को। ठीक है, तो हम देखते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट थिंकर्स जिनके नाम पे, अब जैसे भगवान बुद्ध आए, जैसे गौतम बुद्ध थे, उन्होंने कहा तो था कि इसको रिलीजन मत बनाना, लेकिन हम इसे एज अ रिलीजन ही आज जानते हैं, रिलीजन तो ये बन गया, बुद्धिज्म एक रिलीजन आ गया उनके नाम पे। ठीक है, अब वो बेशक नहीं चाहते थे, उन्होंने कहा था मेरी ये टीचिंग्स है, मेरी फिलॉसफी है, इसको मानो, लेकिन मतलब उन्होंने अपने थॉट प्रोसेस, उन्होंने कहा था ये मेरी टीचिंग्स है, मेरी फिलॉसफी है, बस इसको रिलीजन मत बनाओ, लेकिन ये रिलीजन बन गया। ठीक है, अब ऐसा है, उसी तरीके से काफी सारे थिंकर्स थे जो इस पर्टिकुलर में नहीं, एक मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी में जो आए थे। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा और ब्रॉड कर लीजिए। ठीक है, और ब्रॉड कर लीजिए। अब वो जो थिंकर्स थे, वो जैसे ज़ारथुस्त्र ईरान में आए थे, इनके नाम पे अगर आप ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन जानते हैं, तो ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन यहीं से, उसके फाउंडर यही थे, ज़ारथुस्त्र। और उसके बाद कॉन्गजी इन चाइना अगर आप देखें तो कन्फ्यूशियन, आपने फिलॉसफी के बारे में पढ़ा होगा, वो इनकी देन थी, कॉन्गजी इन चाइना। ठीक है, उसके बाद आपने सोक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल, इनका नाम भी सुना होगा ग्रीस में। महावीर एंड गौतम बुद्ध तो इंडिया में है हमारे। ठीक है, और जैनिज्म बहुत ज्यादा इस टाइम पे, जैनिज्म और बुद्धिज्म बहुत ज्यादा इंडिया में जैसे ग्रो किए, पॉपुलर हुए, पर बुद्धिज्म कुछ थोड़ा ज्यादा हुआ, और इंडिया के बाहर भी इसने काफी सारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया, काफी लोग बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए। अच्छा, इसके बाद दे ट्राई टू थिंक, अच्छा इन लोगों ने क्या किया, दे ट्राई टू थिंक एंड अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड कॉस्मिक ऑर्डर। मतलब आप ह्यूमन बीइंग्स और जैसे परमात्मा, इनके बीच का रिश्ता क्या है, जिंदगी आप मतलब जीवात्मा, और उसके बाद आप मरने के बाद आप कहीं जाएंगे, या आपका दूसरा जन्म होगा, या आपका पिछला कोई जन्म था। आई मीन इस तरीके की बातें जो थी, इस तरीके की बातों पे अपनी फिलॉसफी रखना,
ठीक है, इस तरह की बातों पे इनके मतलब विचार सामने आए, कुछ फिलोसफीज आई, इस तरह की चीजों पे इनकी मतलब अंडरस्टैंडिंग्स जो थी ना, इन्होंने इस चीज को समझने की कोशिश की कि आखिर एक इंसान क्या है, जीवात्मा क्या है और उसका क्या रोल है, अगर क्या होगा आप जब खत्म हो जाओगे, इस तरह की जो चीजें हैं इसको इन्होंने अंडरस्टैंड अब करने की कोशिश की अपने मेडिटेशन और ये सारा इन्होंने मतलब ये मेडिटेशन के थ्रू इस तरह के सवालों के जवाब मांगने की जैसे कोशिश की, इसकी सर्च में ये लोग, इनका काफी योगदान रहा। ठीक है, अब लेटर, अच्छा एक मैं लेटर वैदिक पीरियड यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मेंशन भी है, एक पीरियड होता है इससे पहले का ऋग वैदिक पीरियड, जो आएगा आपका 1500 से लेके 1000 BCE तक। ठीक है, ये ऋग वैदिक पीरियड होगा 1500 से लेके 1000 तक। ठीक है, ऋग्वेद जब आपका कंपोज हुआ था ना उस टाइम पे। अब उस टाइम का जो पीरियड था उस पे काफी सारे डेटीज जैसे अग्नि, इंद्र, इस तरह के जो देवता लोग थे, इनके पूजा में, इनके मतलब वर्शिप के लिए काफी सारे इसमें मतलब मंत्र लिखे हुए हैं। ठीक है, काफी सारे ऋग्वेद जब हुआ है उसके बारे उसमें काफी मंत्र दिए हुए हैं। लेकिन अब इस उस दौरान मतलब 1500 से 1000 BC के बीच में लोगों की मोस्टली डिमांड्स क्या होती थी कि हमारे जो ये है कैटल है वो ठीक मिले, वो अच्छे रहें, वो स्वस्थ रहें, क्योंकि कैटल उस टाइम पे बड़ा इंपॉर्टेंट होता था। उस टाइम पे कोई कॉइनेज या पैसे या टाउन सिस्टम इतना डेवलप नहीं था। उस टाइम पे लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट था? कैटल था। हमारे बेटे ठीक रहे, हमारी सेहत अच्छी रहे, हमारी जिंदगी लंबी हो, इस तरीके की चीजों के लिए ऋग्वेद में काफी सारे आप देखोगे मंत्र वगैरह लिखे हुए हैं। और काफी इसमें मतलब ऋग्वेद बेसिकली का जो पीरियड है उस टाइम पे इस तरीके की हो रही थी डेवलपमेंट्स, लोग इस तरीके के से सोचते थे और अगर ऊपर वाले को याद करते थे तो इस पर्टिकुलर चीज की डिमांड के लिए याद करते थे कि हमारे कैटल ठीक रहे, हमें बेटे हो, हमारी सेहत अच्छी हो, लंबी जिंदगी हो, वगैरह वगैरह। उस टाइम पे यही इनके लिए सब कुछ था, यही इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी। ग्रेजुअली चीजें बदली, जैसे राजा महाराजा, टाउन्स आए, पैसा आया, फिर टेरिटरीज का कंसेप्ट आया, ये बहुत बाद में आया। ठीक है, ये उससे पहले की बात हो रही है। उसके बाद 1000 से 500 के बीच में लेटर वैदिक पीरियड आया, जब सैक्रिफाइसेस परफॉर्म होने लगे बाय द हेड्स ऑफ हाउस होल्ड्स। ठीक है, मतलब एक घर का जो मेन मेंबर है वो सैक्रिफाइसेस करेगा अपने घर की बेहतरी के लिए। हम लेटर वैदिक में कुछ इंपॉर्टेंट हवन यज्ञ सुनते हैं, राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, जो कि किंग्स परफॉर्म करते थे। ये लेटर वैदिक के टाइम पे हम सुन रहे हैं, जो किंग्स परफॉर्म करते थे, बहुत ही इलेबोरेट होते थे ये। और जो लेकिन इसको परफॉर्म करने के लिए वो ब्राह्मण प्रीस्ट के ऊपर डिपेंड करते थे, जो कि ये किंग्स के लिए, राजाओं के लिए इस तरीके के यज्ञ कंडक्ट करवाते थे। ये पर्टिकुलर जो रिचुअल है ये उनके राजाओं के लिए किया जाता था। अब राजसूय यज्ञ अगर आप देखें तो जैसे युधिष्ठिर के टाइम पे महाभारत में एक एपिसोड है कि युधिष्ठिर को कहा गया कि तुम अब राजसूय यज्ञ करो, जिसके लिए आगे पीछे के राजाओं को या तो उन्होंने मतलब लड़ाई से जीता, या उनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस हुए, या उन राजाओं ने खुद ब खुद मान लिया कि हाँ आप हमारे, हम आपको अपना, अपने से भी ऊपर, आप राजाओं के राजा हैं, आप हमारे भी राजा हैं, आप हमसे कहीं ऊपर हैं। और जो नहीं माना है, जिसने कहा कि नहीं हम तो लड़ाई करेंगे, तो उसको हराकर मतलब आगे पीछे के बेसिकली ये होता था कि आपके आगे पीछे का जो एरिया है बेसिकली वो आपके ही कंट्रोल में है, वो आपको अपने से कहीं ऊपर माने। या तो लड़ाई करके वो हिस्सा वो लैंड का वो हिस्सा आप अपने हक में करो, या उनके साथ दोस्ती करके आप वो उनका जो है उनके, वही आपको अपने से ऊपर राजा माने। ठीक है, वो राजसूय यज्ञ है। महाभारत में एक एपिसोड है जब युधिष्ठिर के बिहाफ पे भगवान कृष्ण, भीम और अर्जुन जरासंध को मारने, मतलब जरासंध को एक तरीके से हराने के लिए ब्राह्मणों का वेश धारण करके गए थे, मगध तक गए थे। और फिर भीम की लड़ाई हुई थी, मतलब एक तरीके कुश्ती हुई थी इनके साथ, जरासंध के साथ, जिसमें जरासंध को हराया गया था। और वो एरिया मतलब मगध भी एक तरीके से इन्होंने अपने हक में किया था, अपने कंट्रोल में किया था। ठीक है, इस तरीके के मतलब राजसूय यज्ञ का ये एक पार्ट होता है कि आगे पीछे का एरिया भी आपको अपने अंडर करना है, नहीं तो आप राजसूय यज्ञ करने के लायक नहीं हो। ठीक है, आपको वो करना है बल से या उससे कह लीजिए टेक्निक से। ठीक है, भेद कहेंगे जिसे, टेक्निक से आप करो। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक उपनिषद की बात आ जाती है कि 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स पॉसिबिलिटी। अच्छा उपनिषद में क्या होता है, देखो उपनिषद कुछ नहीं है,
वेदों का सार, वेदों को जो डिस्क्राइब कर रखा है ना, कि वेदों को ऐसे मतलब वेदों का, वेद मंत्रों में जो मीनिंग है ना, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन, फिर उसको सपोर्ट करने में काफी सारी कहानियां, कि ये जो थॉट प्रोसेस है वेदों का, इसको सपोर्ट करते हुए कई सारी किस्से कहानियां उपनिषदों में काफी डिटेल में दी हुई है। कहते हैं 200 हैं, मगर मोस्टली माना जाता है कि 108 उपनिषद हैं। ठीक है, माना जाता है 108 हैं, पर कई जगह लिखा जाता है कि 200 भी हैं, और मेन जो है वो 10 है। ठीक है, अब उपनिषद में क्या लिखा हुआ है? पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। अब इस एक पर्टिकुलर चीज को आप सुने कि आप अभी जिंदा हैं, अब आप मर जाएंगे, उसके बाद आपकी जिंदगी क्या, आपके डेथ के बाद क्या, मतलब इस पॉसिबिलिटी, आपकी लाइफ खत्म हो जाती है तो डेथ के बाद क्या होता है एक जीवात्मा के साथ, या एक मतलब इंसान, तो आप तब तक हैं जब तक आपकी आत्मा आपके शरीर में है। जब आत्मा निकल गई या सोल निकल गया तो फिर उसके बाद क्या होगा? ठीक है, इस तरीके की बातों पर डिस्कशन है। ये सारी बहुत डिटेल में दे रखा है। मतलब वेद अगर एक किताब में ऋग्वेद है तो उपनिषद ने काफी डिटेल्स उसकी बता रखी है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक चीज, अच्छा ये एक डॉक्टर ब्रायन विज है। अब ये आप देखो, उपनिषद में एक चीज आपकी ये आती है कि भाई आपकी जो लाइफ, पुनर्जन्म, पिछला जन्म, ये सारी चीजें जो है, इन सारी फिलोसफीज, ये जो सारी फिलोसफीज है ये डिस्कस की हुई है उपनिषदों में। ठीक है, आपकी लाइफ आफ्टर डेथ क्या है, आपका रीबर्थ, ये जो कॉन्सेप्ट है, और जो आपका रीबर्थ है वो जो आपके पास्ट, आपने पहले पता नहीं क्या कर्म कर रखे हैं जिसकी वजह से आपका अगला जन्म जो है वो इस पर्टिकुलर तरीके के या इस पर्टिकुलर परिवार में निश्चित है। इस तरीके की जो है ना डिटेल्स, ये उपनिषदों में काफी सारी डिस्कस कर रखी है। अब मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल देती हूँ। ये यूएस के डॉक्टर हैं, डॉक्टर ब्रायन विस, साइकेट्रिस्ट हैं और हिप्नोटिस्ट भी हैं, और इनकी एक बुक आई थी, बड़ी फेमस हुई थी, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। ठीक है, अगर आपको मौका लगे आप जरूर पढ़ें। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट भी हो रीबर्थ या पास्ट लाइफ को जानने में, आप जरूर देखें। इन्होंने अपनी एक, इनको नहीं पता था, इन्होंने हिप्नोटाइज किया अपनी एक पेशेंट को, उसका नाम कैथरीन करके दे रखा है बुक में। उसको हिप्नोटाइज किया, और उस लेडी को, उस पेशेंट को आते थे पैनिक अटैक्स। ठीक है, पैनिक अटैक्स आते थे, एंजाइटी अटैक्स आते थे, इस तरीके की ना, मतलब उसको परेशानियां आती थी। अब कुछ ज्यादा ही गहरी उसकी परेशानियां थी, कुछ ज्यादा ही थी उसकी साइकेट्रिक ट्रबल्स, कुछ ज्यादा थे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि मैं हिप्नोटाइज करके इसको धीरे धीरे करता हूँ, इसका ट्रीटमेंट शुरू करता हूँ। तो ट्रीटमेंट में इन्होंने क्या किया, वो लेडी जो है अपने पुराने बर्थ में जाती है, और एक नहीं, कई बर्थ, कई पिछले जन्मों की वो बात करती है। मतलब आप समझ लो इजिप्शियन एरा तक, इजिप्शियन सिविलाइजेशन के पीरियड तक वो पहुंच गई है, अपना पिछले जन्म में जाते 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 जाते। तो इन्होंने वो सारे एक्सपीरियंसेस अपनी एक बुक में लिखे हैं, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर। और अगर मतलब आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है आप ना मानते हो पिछले जन्म में और अगले जन्म में, काफी सारे लोग नहीं मानते, बट जिन मतलब फिर भी एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती है ना, कि आज के जमाने में, आज के पर्सपेक्टिव से कैसे इन्होंने ये मतलब ये किताब लिखी, वो क्या एक्सपीरियंसेस थे कि ये किताब पब्लिश हुई और इतनी पॉपुलर हुई। ठीक है, इन्होंने इनफैक्ट अपनी एक और पेशेंट के बारे में बताया हुआ है जो कि ग्रीस गई अपने हस्बैंड के साथ घूमने के लिए, और उसको वहां जाते ही अचानक से पैनिक अटैक्स और पता नहीं क्या क्या, मतलब हाथ पैर फूलने लगे, पसीना आने लगा, नौजिया, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स होने लगी, और जैसे ही ग्रीस को छोड़ा वो शी वाज नॉर्मल, शी केम टू हिम। तो पता चला कि उसने पिछले जन्म में पिछले जन्म में कहीं उसका मर्डर हुआ था ग्रीस में, इसलिए वो ग्रीस जाके उसको अचानक से ऑटोमेटिकली ये पैनिक अटैक्स आने लगे। तो खैर ये इंटरेस्ट की बात थी, पर इसी तरीके के आइडियाज जैसे हैं उस टाइम पे भी आप समझ लें कि डिस्कस हो रहे थे उपनिषदों में, लोगों में, क्योंकि कल्चरल डेवलपमेंट हो रही थी। तो बहुत सारे जैसे थिंकर्स की अगर हम बात करें, अब देखो इंडिया में भी 64 स्कूल्स ऑफ थॉट्स आ गए थे। ठीक है, 64 स्कूल्स ऑफ थॉट्स का मतलब 64 टाइप्स की आप कह लो फिलोसफीज थी या थॉट प्रोसेस था। उनमें से सिर्फ 2 पॉपुलर हुई, जैनिज्म और बुद्धिज्म। होता क्या था, टीचर्स, जैसे अब यहाँ पे डिटेल्स तो मैंने सारी लिखी हुई है कि टीचर्स जो होते थे, या आप कह लीजिए जो अपनी अपनी फिलोसफी को मानने वाले, जिनकी लोगों की अलग अलग फिलोसफी होती थी, टीचर्स जो होते थे अपने चेलों के साथ या अपने फॉलोअर्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और लोगों को कन्विंस करते थे कि भैया ये फिलॉसफी है मेरी। ठीक है, अब इस तरीके की अब जो टीचर दूसरे वाले के ग्रुप को, जैसे डिबेट्स हो रहे हैं, ठीक है, कि भाई मेरी एक जैन फिलॉसफी है, तुम्हारी बुद्ध फिलॉसफी है। अब मैंने अगर जैन वाले ने अगर बुद्ध वाले को कन्विंस कर लिया, तो बुद्ध वाला जो होगा वो सारे के सारे चेले
उनके पास आ जाएंगे और वो उसके और ठीक है, और वो जैन फिलॉसफी को मानेंगे। अगर उल्टा हुआ तो जैन के सारे बुद्धिज्म में चले जाएंगे, वो उस फिलॉसफी को मानने लगेंगे। बेसिकली होता था कि डिबेट हो रहा है और जो बंदा सामने वाले को कन्विंस कर देता था, उसके जो शिष्य होते थे वो उसके पास भी आ जाते थे। तो आप कह लीजिए कोई भी जो ग्रुप होगा, ठीक है, इस तरीके का साधु संतों का एक पर्टिकुलर फिलॉसफी को मानने वाला, वो कभी भी बढ़ सकता था, कभी भी घट सकता था इसी के चलते। और डिबेट्स होते थे कहाँ, कुटगारशाला एक पर्टिकुलर तरह की या तो हट होगी, झोपड़ी होगी, या फिर ग्रुप ऑफ ट्रीज, मतलब पेड़ों के बीच में बैठ के ये साधु संत जो ट्रैवल करते हैं वो आराम से वहां बैठ के डिस्कशन करेंगे, लड़ाई नहीं डिस्कशन। और जो कन्विंस कर लेगा बड़े आराम से, बड़े सादे तरीके से, वो एक्सेप्ट कर लेगा, सामने वाला एक्सेप्ट कर लेगा कि ठीक है आपके तर्क मुझसे कहीं बेहतर है, मैं मानता हूँ। महावीर और बुद्ध, अब ये बातें क्यों आ रही हैं, क्यों हम फिलॉसफी अचानक डिस्कस कर रहे हैं उस टाइम पे? महावीर और बुद्ध ने, अब यहाँ हम कहते हैं महावीर और बुद्ध ने क्वेश्चन की अथॉरिटी ऑफ वेद, और उन्होंने एम्फसाइज किया कि आदमी और औरत दोनों मिलकर लिबरेशन मतलब मोक्ष, अल्टीमेटली मोक्ष के हकदार हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए हकदार हैं। अब ये बात जो मैंने इतनी सारी बातें कही, अचानक इसका क्या रिलेशन है, कैसे ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, वो आप सुनिए। हुआ क्या था, देखो उस टाइम पे जो मेन वेद का पीरियड था, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, एक ऋग्वेद का जो पीरियड था, ठीक है, 1500 से लेके जो मैंने बात की है 1000 तक का ऋग्वेद वाला जो पीरियड था, वो टाइम था जब अगर आप जन्म लेते हैं तो आपकी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी कास्ट क्या होगी। अगर शूद्र का बेटा अच्छा सर्जन बन सकता है तो वो सर्जरी करेगा, वो शूद्र वाले काम नहीं करेगा, उसकी जात, उसकी जो वर्ण है वो बदल जाएगा, उसके जन्म से उसकी कास्ट नहीं पता चलेगी, ठीक है। इगैलिटेरियन सोसाइटी होती थी, इगैलिटेरियन मतलब आप सब बराबर हैं। जो भी उस टाइम पे जो ट्राइबल लीडर होगा या जो भी लीडर होगा जो सबके बिहाफ पे लड़ाई, मतलब कोई आप समझ लीजिए कुछ कैटल या कुछ भी एक्स्ट्रा लेकर आएगा कहीं से लड़ाई करके या कहीं से मिलेगा उसको, वो सारे लोगों में, वो ग्रुप के सारे लोगों में, वो ट्राइब के सारे लोगों में इक्वली बंटता था। इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, फीमेल्स को इक्वल राइट्स थे। ये 1500 से 1000 के बीच, 1500 बीसीई से 1000 बीसीई के बीच का जो पीरियड था, जो ऋग्वेदिक पीरियड था, ठीक है, उसमें ये सारी इक्वालिटी थी। लेकिन ग्रेजुअली ये डिटीरियोरेट करने लगी, धीरे धीरे बदलने लगी। लेटर वेदिक के खत्म होते होते 500 बीसीई के आते आते ये सिस्टम बदल गया। फीमेल फोक को थोड़ा सा कम इक्वालिटी कम मिलने लगी, इगैलिटेरियन सोसाइटी जो थी वो हटने लगी, लोगों ने अपना राजा बनाना शुरू कर दिया, कास्ट सिस्टम धीरे धीरे फिक्स होने लगे कि भाई तुम शूद्र का बेटा शूद्र होगा, ऑक्यूपेशन अगर रथकार का बेटा है, तुम रथ बनाते हो तो तुम्हारा बेटा भी रथ ही बनाएगा, वो धनुष विद्या सीखने नहीं चला जाएगा, ठीक है। इफ यू रिमेंबर मैंने महाभारत से निषाद का केस बताया था, एकलव्य का केस बताया था, चांडाल की हमने डिस्कशंस की थी, ठीक है। तो इतनी जो स्ट्रिक्टनेस थी ना, ये ऋग्वेदिक के पीरियड में नहीं, भाई तुम जिस लायक है तुम वो काम करोगे, वेरी ब्रॉड माइंडेड पीपल एट दैट टाइम, ठीक है। लेटर वैदिक में ये चीजें थोड़ी सी बदल गई थी, ठीक है। अब ये चीज यहाँ पे आती है, अब इसका मतलब ये है जब ये चीजें आने लगी, और जब लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ब्राह्मणों ने बहुत ज्यादा एम्फोसाइज किया था धीरे धीरे कि भाई धर्म शास्त्र बनाओ, धर्म सूत्र बनाओ जिसमें ब्राह्मणों को सबसे ऊपर का दर्जा दिया जाए, नहीं तो आने वाली जनरेशन क्वेश्चन करेगी कि भैया हम ब्राह्मणों को सबसे ऊपर क्यों माने, तो लिखित में कुछ होना चाहिए। तो लिखित में धर्म शास्त्रों में इस तरीके से जो हमने पिछले चैप्टर 3 में डिस्कस किया है वो सारा लिख दिया कि ये ऐसे उनको दान देना है, ये करना है, वगैरह वगैरह सारी ड्यूटीज दे दी। चांडाल्स को की सिचुएशन सबसे घटिया बता दी, कास्ट सिस्टम बता दिया, औरतों को कहाँ प्रॉपर्टी राइट्स है नहीं है, कहाँ है वो बता दिया। अब ये जो चीजें आई कि भाई आगे जो ब्राह्मणों ने अनफॉर्चुनेट मतलब उस टाइम पे जो एकदम से एक्सप्लॉइट करना शुरू किया था कि भैया वेदों में तो ये लिखा हुआ है, भैया धर्मशास्त्र में तो ये लिखा है, तो उसके अगेंस्ट महावीर और बुद्ध का जो फिलॉसफी थी वो उस चीज को चैलेंज करती हुई आई। अथॉरिटी ऑफ वेद, वहां पे इन्होंने क्वेश्चन किया कि भैया वेदों में ये कहाँ है, ठीक है। इन्होंने कहा, एम्फसाइज किया, मेन एंड वुमेन बोथ कुड अटेन लिबरेशन, औरतों को जब हक, मैंने आपको कहा ऋग्वेद में इक्वालिटी थी लेकिन उसके बाद में नहीं थी, उसके बाद के पीरियड में नहीं थी। इन्होंने एम्फसाइज किया नहीं, औरत और आदमी दोनों बराबर हैं, दोनों इकट्ठे, मतलब दोनों चाहे दोनों
चाहे तो मोक्ष के हकदार हैं अगर वो कोशिश करें तो। जो भी मेडिटेशन या जो भी इनकी फिलॉसफी होगी, जो हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी तरीके हैं मेडिटेशन के थ्रू, पेनेंस के थ्रू, तपस्या करो, जप तप व्रत करना, जो भी है, दोनों जो है वो मोक्ष के लायक हैं, लिबरेशन दोनों को मिल सकती है। आदमी और औरत का फर्क नहीं किया था महावीर और बुद्ध ने, उनकी फिलॉसफी में ये नहीं थी। उन्होंने इस अथॉरिटी को क्वेश्चन किया था जो एक्सप्लॉइट की गई थी बाद में एक पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप के द्वारा, ठीक है। इनका जो ये फिलॉसफी जो इस पर्टिकुलर पीरियड में जो डेवलप हुई थी, उसका रीजन ही ये था कि पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप, जैसे हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, एक पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप डोमिनेट कर रही थी। और संस्कृत, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, इज द लैंग्वेज ऑफ एलीट क्लास, मतलब ऊपर के जो 2 वर्ण हैं यानी कि ब्राह्मण और क्षत्रिय, बस वही सीख सकते हैं, नीचे वाले नहीं बोलेंगे। इसीलिए भगवान बुद्ध ने इन्होंने कहा था कि मेरी जो टीचिंग्स है, पहले तो उनके जीवन काल में जो थी ना, उनकी टीचिंग्स कहीं लिखी नहीं गई। उसके बाद जब लिखी तो शुरू की तो बिल्कुल पाली भाषा में, जो कि लोकल लैंग्वेज थी, जो कि लोग समझते थे, आम भाषा थी, आम बोलचाल की भाषा थी, उस भाषा में ही उनकी टीचिंग्स को लिखा गया था, ठीक है। तो आज मैं यहीं पे आके खत्म करती हूँ, हम लोग यहीं तक करेंगे, ठीक है। और अगला टॉपिक मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगी, पर अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो जरूर पूछें।